स्टार्ट करें? यस, चलो। तो ये है आपका यूनिट 1 लिखा है, यूनिट 8 होना चाहिए ये। दिस इज यूनिट 8, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, एलील, मल्टीपल एलील, सूडो एलील, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना कि इसमें कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट क्या है वैसे आपको पता ही होगा। व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट? व्हाट इज द एलील? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलील, जीन एंड एलील? हाँ, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, दिस इज राइट एक्सप्लेनेशन। जैसे अगर मान लो हम बात कर रहे हैं P and P, so this is 2 allele. How much allele? 2 allele की 1 allele? ये बताओ, ये 2 allele है कि 2 genes है? क्या करेक्ट है? T and T लिखते हैं, दिस इज हेटेरोजाइगस, ठीक है। दिस इज T and T, दिस इज होमोजाइगस, ठीक है। तो दिस इज 1 एलील और 2 एलील, ये बताओ पहले। two genes and 1 allele, ठीक है। This is 1 allele because they are coding for 1 character, है ना। जैसे अगर हम कहते हैं तो देखो, different form of gene which produce variation in genetically inherited trait, है ना। दिस इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स, यानी 2 जीन्स हो सकती है, T और T, T और T। तो अगर सेम तरह की है देन दिस इज कॉल्ड एज द होमोजाइगस, ठीक है। और इस तरह की है देन दिस इज कॉल्ड एज द हेटेरोजाइगस, ठीक है ना, हेटेरोजाइगस। तो 2 फॉर्म ऑफ जीन हो गया, एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव। तो जितने भी ट्रेट्स हैं, ऑल द ट्रेट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट एलील, एंड एलील आर नेवर इन द एलील, डिफरेंट एलील। जैसे हेयर कलर की बात करें तो हेयर कलर can be represented by H and small h. Capital H means this is dominant, this is dominant, है ना। and small h means this is recessive, ठीक है। तो ये हो गए डिफरेंट एलील। अब जो डिजीज होती है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक जीन्स, है ना। जैसे दोनों HH है तो यू कैन से दिस इज एलील बट दिस इज ए पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है ना, पेयर ऑफ जीन्स। तो इन रिसेसिव कंडीशन दे मे शो एनी डिजीज, इन डोमिनेंट कंडीशन दे मे नॉट शो डिजीज। तो ये एलील समझ लो। एलील का मतलब हो गया पेयर में, है ना, एक पेरेंट से आया, फादर से, एक आया मदर से, ठीक है ना। एक फादर से आया, एक मदर से आया, तो जो पेयर में बना तो दैट इज एलील। तो डोमिनेंट एलील में भी एंड दैट में भी रिसेसिव एलील, बोथ में भी डोमिनेंट, बोथ में भी रिसेसिव। ये क्लियर हो गया कि नहीं? और ये इंपॉर्टेंट है कि यू मस्ट मेक इट क्लियर that gene is a different thing. Gene is a portion of DNA, ठीक है ना, and every DNA is different.
in the term of ATGC. Every DNA is different in the term of ATGC. तो जब भी हम बात कर रहे हैं तो what is allele? Allele different, ऐसे याद रखो, different character, different allele. For example, TT, this is homozygous allele. T small t, heterozygous allele. ठीक है ना. तो दिस इज ए जीन. तो हमेशा अगर देखो कि ह्यूमन में कितने जीन है, तो वी आर टॉकिंग 23 पेयर्स. ठीक है. 46 क्या कहते हैं, क्रोमोसोम. 23 पेयर ऑफ जीन्स. ठीक है ना. तो दे में बी डोमिनेंट, दे में बी रिसेसिव. इनका इनहेरिटेंस विल डिसाइड फ्यूचर डोमिनेंट एंड रिसेसिव. तो ये डेटा भी पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. एंड व्हाट इज हेरिडिटी? पासिंग ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. एंड व्हाट इज द जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, है ना. तो देयर आर टू टर्म, मोनोहाइब्रिड क्रॉस and dihybrid cross. So if there is a cross involving single trait, ठीक है, the cross is involving single trait, this is called as the monohybrid cross. For example, flower color. And if the cross involving two traits, flower color and plant height, then this is called as the dihybrid cross. ठीक है ना. तो what is the Punnett square? Punnett square, this is a cross form, है ना, graphical form of graphical method to solve the genetics problem. ऐसे हम एक बना लेते हैं ग्राफ फॉर्म, वो मैं बताता हूँ आपको. ऐसे हम बना लेते हैं. ठीक है ना, ऐसे बना लेते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी एलील्स हैं उसको आप लिख सकते हो. एक डोमिनेंट है मान लो, एक रिसेसिव है ना. एंड देन दिस हेल्प यू टू फाइंड आउट द phenotype and genotype. For example, if someone is asking what is the genotype, है ना, after classing dihybrid characteristic, तो आप immediately बता सकते हो कि अगर P और P into P and P को क्रॉस करा दें तो इनका पहले क्या बनाएंगे, गैमेट्स. तो यहाँ पे जो लिख रहे हैं व्हाट इज दैट, दिस इज अ काइंड ऑफ गैमेट्स. ठीक है. तो गैमेट्स कैसे बनेगी, सबका अलग अलग बनेगी. P स्मॉल p, कैपिटल P एंड स्मॉल p. ठीक है. तो अब इसको हम पुनेट स्क्वायर के हेल्प से वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द जीनोटाइप, है ना. तो जीनोटाइप में व्हाट वी आर एक्सप्रेसिंग कि डोमिनेंट है कि नहीं है. अगर डोमिनेंट है तो वही रहेगा, एंड इफ डोमिनेंट इज एब्सेंट देन दिस इज कंप्लीट रिसेसिव. दिस इज ए कंप्लीट रिसेसिव. तो 3 डोमिनेंट हो गए, 3 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव. तो अगर आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द जीनोटाइप रेशियो, तो व्हाट यू विल से 3:1. फिनोटाइप भी 3:1. ठीक है. तो दिस इज ए काइंड ऑफ जनरल इनहेरिटेंस. तो जनरल इनहेरिटेंस यू कैन प्रेडिक्ट बाय द पुनेट स्क्वायर. और इसमें एक मैथमेटिकल भी लगता है टर्म, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोबेबिलिटी. हाउ प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड? प्रोबेबिलिटी ऐसे अप्लाई होता है कि मान लो हमने ये लिखा PP, ठीक है, एंड दिस डिनोट्स मान लो ग्रीन कलर, राइट. सो व्हाट इज द चांसेस ऑफ देयर डोमिनेंट गैमेट? 50% P and 50% small p.
So that's why Punnett square along with the probability, and if this is clear, then only you can solve genetics problem. ठीक है ना? तो हमेशा चांसेस होते हैं. अब जैसे मान लो पुनेट स्क्वायर में आपने एक पेयरिंग कर दी, p स्मॉल p, p स्मॉल p, ठीक है. तो देन दिस विल बी ऑब्वियसली दिस इज p स्मॉल p, p स्मॉल p, स्मॉल p स्मॉल p, ठीक है. ये आपने एक्सक्लूसिव मिल गया. तो in term of probability, what you can say, this is only 25%, right? And this is, ये कितना हो गया 25, 25, 25. तो जो एक्सक्लूसिव रिसेसिव हुआ वो कितना हुआ 25% रिसेसिव, और बाकी 75% हो गए डोमिनेंट, राइट? ठीक है ना? तो 75% को क्या लिख सकते हो 3/4, इसको क्या लिख सकते हो 1/4, ठीक है ना? तो पुनेट स्क्वायर प्लस प्रोबेबिलिटी डिफाइन द जेनेटिक्स प्रॉब्लम. एंड मेंडल की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि प्रोबेबिलिटी के बहुत अच्छे एक्सपर्ट थे, है ना? ही वॉज वेल अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी. एक सेकंड रुकना. अजीब सा मौसम चल रहा है, पंखा ना चलाओ तो गर्मी लगती है. अभी देखो पुनेट स्क्वायर ही एक्चुअली में जेनेटिक्स की सारा कुछ है. बाकी तो बुक्स में बहुत सारा कुछ पढ़ोगे. तो वैसे आपको पता ही होता है, तो पेरेंट 1 ऊपर, पेरेंट 2 नीचे, और उनकी गैमेट को सेग्रीगेट करके लिख देते हैं, राइट? सेग्रीगेट करके लिखने के बाद यू कैन फिल बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग देयर, और यहाँ पे आपको फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो यू कैन कैलकुलेट इजीली. तो जीनोटाइप रेशियो कैसे कैलकुलेट किया? जीनोटाइप रेशियो इज 1:1, माने कंप्लीट डोमिनेंट, ठीक है? व्हेन देयर इज अ कंप्लीट डोमिनेंस देन दिस इज 1, complete recessive 1, and rest hybrid is 2. So that's why this is 1:2:1. जब अच्छे से समझ में आए तो वो भी बता दिया करो, नहीं समझ में आए तो भी बता दिया करो, ठीक है? there is no problem, because if you are giving the right feedback then I can improve. रवीना, रामा, समझ में आ रहा है? हाँ बेटे, अच्छा. So phenotypic ratio is why 3:1, because phenotypic characteristic decided by the dominant gene. So that's why the phenotype ratio. तो इसी में क्वेश्चन पूछ देता है और मैक्स हम लोग नहीं कर पाते हैं यहीं पे बेसिकली, है ना? जस्ट डिस्क्राइब कर दे कि देयर इज हेटेरोजाइगस जीन, LOP एलील, एंड देन ग्रीन पी, देन हाइट ये था, एंड देन 4-5 कैरेक्टर दे दे, एंड देन predict what will be the genotype ratio, phenotype ratio. तो what you will do, just make 3 grid, ठीक है ना? ना 3 grid बनाओ तो एक ही grid से भी हो जाएगा. just fill out all the things, बस काम करो. if you are filling there is no problem. so allele 2 form of a gene, है ना? एक जीन का जो 2 फॉर्म हो जाएगा that is called as the allele. अभी क्लियर हो गया? जीन एक ही होती है, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो. हाइट की जीन एक है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइट,
तो हाइट हैज ए पेयर ऑफ जीन, ठीक है, एक फ्रॉम मदर एक फ्रॉम फादर, ठीक है। तो इसलिए जो हाइट की जीन बनी वो HH भी हो सकती है, HH भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी हो सकती है, ठीक है। तो ऑल दीज आर ए जीन और एलील इन द पेयर, दे आर एलील, सेपरेटली दे आर जीन, ठीक है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है ना। तो डोमिनेंट एलील होगा कि जीन होगा? डोमिनेंट जीन होगा, ठीक है ना। एलील डोमिनेंट नहीं होगा, एलील तो पेयर में होगा, मतलब 2 जीन इक्वल टू 1 एलील, ठीक है ना। तो एलील को हम हिंदी में अगर समझें तो दिस इज ए काइंड ऑफ कैरेक्टर, दिस इज ए काइंड ऑफ कैरेक्टर। एलील सिंपल मतलब कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के लिए मिनिमम 2 जीन होती है, या तो वो डोमिनेंट होगी या तो वो रिसेसिव। क्लियर? तो रिप्रेजेंट भी उसी तरीके से करेंगे, डोमिनेंट के लिए कैपिटल, रिसेसिव के लिए स्मॉल आर। Now, why Mendel selected P? This is a biggest question. आज भी बहुत prominent question ये है. Why Pisum sativum was the ideal plant for the Mendel? बोलो. एक्चुअल में इसमें लाइफ साइकिल का तो बात था ही, सबसे बड़ी बात ये थी कि दे प्रोड्यूस प्योर प्लांट्स व्हेनेवर दे आर गोइंग टू क्रॉस पॉलिनेट। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दे प्रोड्यूस प्योर प्लांट व्हेन दे अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट अप टू सेवरल जनरेशन। तो इससे ये पता चल गया कि मतलब कैरेक्टरिस्टिक किस फॉर्म में जा रही है ना। अगर प्योर है, हाइब्रिड हमेशा आएगी तो प्रॉब्लम होगी। अगर आप हमेशा हाइब्रिड देखोगे तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि दिस रेड कलर इज बिकॉज ऑफ कैपिटल एच और स्मॉल एच, ठीक है। लेकिन अगर बोथ एच एच है ना, एंड यू आर गेटिंग रेड कलर एंड लॉन्ग हाइट, ठीक है, यू कैन प्रेडिक्ट कि फॉर हाइट, लॉन्ग हाइट के लिए कैपिटल एच रिस्पॉन्सिबल है। स्मॉल हाइट जिसमें आ रही है तो उसमें रिसेसिव जीन जा रही है ना, रिसेसिव जीन जा रही है, दोनों रिसेसिव है। तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस को कॉन्सेप्ट तब तक आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते until and unless you are getting the pure product, ठीक है। तो that was the special part of this structure, this selection, that एक तो इनको स्मॉल एरिया में ग्रो कर सकते हो, एंड दे प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, दे प्रोड्यूस प्योर प्लांट व्हेन अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट, एंड दे कैन आर्टिफिशियली कैन बी क्रॉस्ड टू मेनी जनरेशन। उनका प्योर आता है। सबसे अच्छी बात यह कि दे ऑलवेज गिव यू द प्योर। तुम लोग ना अपना इंटरनेट सही कर लो रामा। मनीष, समझ में आ रहा है बेटे? तुम तो अभी हिमाचल में ही होगे। ओके, वहाँ इंटरनेट स्पीड सही रहती है? अच्छा, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। चलो, बट एनी हाउ यू हैव टू मेंटेन ना। 2-3 सिम देख लो और उनको ट्राई करके देखो। जैसे मैंने BSNL भी रखा है और वोडाफोन रखा है। तो BSNL दिन में बहुत अच्छा चलता है, शाम को पता नहीं क्या हो जाता है। तो इस टाइम पे मैं चलाता हूँ वोडाफोन, ठीक है। और 3 to 4 GB पर डे के हिसाब से लेता हूँ, क्योंकि वो डेटा पैक भी अगर ख़त्म हो गया तो
स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट विद रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, what is the reproduction? Pollen, stamen and ovary. This is the important part of the flowering plant for the reproduction. The pollen contain sperm, that is male part, and ovary contain the female part or eggs, ठीक है ना। तो इनके सेल्फ फर्टिलाइजेशन से यू कैन सी द फ्लावर, है ना। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन occur in the same flower while cross fertilization occurs in the different flower, ठीक है। तो मेंडल एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या था कि मेंडल स्टार्टेड हैंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स यूजिंग पेंट ब्रश, है ना। तो ये कुड स्नाइप द स्टेमन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को ही प्रिवेंट करना था, बिकॉज इफ यू आर अलाउइंग द सेल्फ पॉलिनेशन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस आउट विच ट्रेट इज गोइंग थ्रू विच जनरेशन, है ना। तो वहां पे वो चाहते थे कि वी शुड ट्रेस द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट in first generation, second generation, third generation and fourth generation, and then based on the that we can predict ki what is the exact transmission behavior of the genes, ठीक है ना। what is the transmission behavior of the genes. So Mendel produced pure strain by allowing the plant to self pollinate. एक तो self pollinate किया, उससे pure product आ गए। अब pure product को क्रॉस पॉलिनेट कर दिया। तो दिस इज अ बेनिफिट। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्रॉस पॉलिनेटिंग एंड सेल्फ पॉलिनेटिंग? मोबाइल बेटे आपकी शोर आ रही है, इसको ना म्यूट ही कर दो। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन से क्या फायदा होता है? हेलो, सेल्फ पॉलिनेशन से क्या बेनिफिट है बेटा? यू आर गेटिंग द प्योर स्ट्रेन। हाँ, प्योर स्ट्रेन, है ना। तो यू आर फर्स्ट अलाउइंग द सेल्फ पॉलिनेशन अप टू सेवरल जनरेशन ओनली टू गेट द प्योर। एक बार आपको प्योर मिल गया, then you are not allowing the self pollination. The second stage क्या होगा? Second stage will be the cross pollination, ठीक है ना। तो फिर उनको पता चला कि there are 8 traits in the pea plants. What are those 8 traits? You can see here. हाँ, सीड से 2 तरह के हैं। एक तो राउंड है, बिल्कुल राउंड है, ठीक है। व्हाट वी कैन से, बिल्कुल राउंड है। एंड एक रिंकल है। सीड कलर में वन वाज येलो, अदर वाज ग्रीन। पॉड शेप में स्मूथ एंड रिंकल। पॉड कलर ग्रीन versus yellow. Seed coat color gray versus white. Flower position axial versus terminal. Plant height tall versus short. Flower color purple versus white. These are the different traits that he observed. तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन CSR में फ्रेम होते हैं कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज दे वांट टू सी योर क्लियरिटी। तो क्वेश्चन हम कहीं भी पूछ दें, अगर आपको क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है तो यू कैन नॉट आंसर। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट मेंडल डिड, मेंडल आइडेंटिफाइड dominant trait was smooth, yellow, inflated, green, and recessive trait was wrinkle shape, green color, wrinkle shape, and yellow color. All these were recessive. तो एक तो ये याद रखना, दिस इज द 4 कैरेक्टरिस्टिक दैट वाज सेलेक्टेड फॉर द स्टडी बाय द मेंटर। अब जैसे छोटे बच्चों को आप पढ़ाते हो, उनको क्या समझ में आएगा? जो फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं वो, है ना,
अगर आपकी कॉन्सेप्ट ही नहीं है देन थिंक कि उनको क्या समझ में आएगा, है ना। तो यू शुड हैव वेरी क्लियर कट पोजिशन। तो 4 कलर उधर हो गए और 3 इधर हो गए, 7 हो गए टोटल। दिस इज टोटल 7 कैरेक्टर। 7 कैरेक्टर में व्हाट यू कैन से फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन, स्टेम लेंथ, टॉल वर्सेस ड्वार्फ, है ना, ऑन स्टेम, एट टिप, एंड देन दिस इज ए पर्पल वर्सेस वाइट, पर्पल वर्सेस वाइट। तो दिस वाज अ कैरेक्टर। अब सवाल ये उठता है कि हाउ ही वाज एबल टू एनालाइज सो मच डेटा। ही गॉट वेरियस डेटा, है ना। तो आउट ऑफ दैट हाउ ही वाज एबल टू एनालाइज, तो he calculated the ratio of dominant to ratio in the F2 generation। ठीक है, इन्होंने 2 बना लिया कि दिस इज द डोमिनेंट ट्रेट एंड दिस इज द रिसेसिव ट्रेट, एंड इन द F2 जनरेशन द रेशियो वाज ऑलमोस्ट 3:1 यहाँ पे। ठीक है, आपने देखा होगा CSR में आजकल ये डेटा दे रहा है 5000, है ना, 474 स्मूथ, 1850 रिंकल, है ना, ऐसे डेटा देते हैं। तो यू हैव टू कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग दिस रेशियो। सो ग्रीन सीड वाज ऑलमोस्ट 3:1, inflated pod versus wrinkle almost 3:1, green pod versus yellow, this was also 3:1, 3:1, 3:1, almost 3:1। तो what you observe कि जो F2 जनरेशन में होती है जो ट्रांसमिशन, वो होती है ऑलमोस्ट 3:1, राइट। ऑलमोस्ट कितनी है, दिस इज 3:1। सो एज ए साइंटिस्ट व्हाट यू कैन कंक्लूड, द थ्योरेटिकल और एक्सपेक्टेड रेशियो, है ना। आपने देखा होगा CSR में ऑलवेज दे आर आस्किंग अबाउट द एक्सपेक्टेड रेशियो, ऑब्जर्व्ड रेशियो, है ना। तो समटाइम दे आस्क द डेविएशन, है ना, टू प्रूव दे आर फॉलोइंग Mendel's rule or not. Then how you are going to decide? So what you can conclude from here? What you can conclude? Theoretical or expected ratio was always 3:1. The Mendel observed ratio was almost 3:1. Discrepancy was sometime due to statistical error, not the genetical error. This was not the genetical error or genetics error, rather than this was kind of inheritance pattern. So what is the generation gap? If you see clearly, parental generation was P1, ठीक है, parental generation was P1, and what is the F1 generation? यानी जो 2 पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया, तो नाउ यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट और ऑफस्प्रिंग। सो दिस इज कॉल्ड द F1। अब F1 से भी क्रॉस कराया, या F1 F1 क्रॉस करा सकते हो या आउट क्रॉस करा सकते हो। नाउ यू आर गेटिंग व्हाट, दिस इज F2 जनरेशन। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए आपको, 2 पेरेंट्स में क्रॉस कराया तो F1, एंड देन सेम ऑफ स्प्रिंग में क्रॉस करा रहे तो यू आर गेटिंग द F2 जनरेशन। ठीक है, एक एक चीज क्लियर करते चलना, ठीक है ना। पहले मैंने सोचा कि बहुत एडवांस शुरू करूँ, सीधे मैं कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट शुरू करता हूँ, फिर मुझे लगा कि फिर लौटना मुश्किल हो जाएगा, है ना। एक बार आप फंस गए प्रॉब्लम में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक। सो ये यहाँ बड़ा अच्छा इन्होंने दिखाया भी है। दिस इज यू कैन सी ग्राफिकली, व्हाट यू कैन सी ग्राफिकली, दिस इज P जनरेशन। ये तो पूरा वाइट ही कलर है ना, तो नहीं आ रहा है। P जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, राइट। सो नाउ यू कैन सी द रिजल्ट्स। क्रॉस टू pure plants, results in all hybrids,
है ना। जब पी जनरेशन में कराया तो F1 में क्या मिला आपको, पूरा का पूरा हाइब्रिड मिला, ठीक है। एंड देन जब हाइब्रिड को अपने क्रॉस कराया, देन यू आर गेटिंग द F2 जनरेशन। F2 जनरेशन मीन्स you are getting all sort of things, one dominant, one recessive. So monohybrid toss, it's not a big deal, no, it's a very simple, all of you know about this. I'm just revising the concept. R for round, small r for wrinkle, तो राउंड शीट के लिए F1 में what you will get, hybrid. F1 में always you will get hybrid, ये नोट कर लो, ये एकदम याद कर लो अच्छे से। F1 में always you are getting the hybrid, you are getting the hybrid, तो हाइब्रिड के जो गैमेट बने वो क्या बने, R and R, इसके भी जो गैमेट बने वो बने R and R, ठीक है। Now you are getting one dominant, one recessive and two hybrids. So that's why genotype will be 1:1 and phenotype ratio will be 3:1, ठीक है। तो what is the phenotype? Phenotype will be the round and wrinkle, ठीक है, round and wrinkle। Clear? So some of these P have smooth texture while other were wrinkle. तो ये F1 मोनोहाइब्रिड का रिव्यू था, हेटेरोजाइगस वर्सेस हेटेरोजाइगस 25%। अब ये जो हम 25% की बात कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस एज ए प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कि किस टर्म में देखोगे इसको, ऑलवेज सी इन द टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, because probability is very important. तो why this is 25%? 25% का मतलब हो गया 1/4, क्योंकि पूर्ण स्क्वायर बनाने को बोला था ना। पूर्ण स्क्वायर में हाउ मच, अगर मान लो नहीं भी आता है, इफ यू डोंट नो द प्रोबेबिलिटी देयर इज नो प्रॉब्लम, हाउ मच स्क्वायर आर देयर, 1 2 3 and 4, ठीक है। तो देयर इज ए वन डोमिनेंट मीन्स 1/4, ठीक है। वन रिसेसिव then it means 1/4 and rest 2 are there, so this is 2/4 है ना। 1/4 plus 1/4 ये हुआ ना, 1/4 plus 1/4 इक्वल टू हो गया 2/4, यानी 1/2 यानी 50%। तो क्या रेशियो हुआ, 25% डोमिनेंट, क्लियर, 50% हेटेरोजाइगस, 25% होमोजाइगस, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, हमेशा याद रखना। 4 स्क्वायर बन गया, उसमें से डोमिनेंट हो, सबको 1/4 अलॉट कर दो पहले से ही, 1/4 ये टोटल मिला के 4/4 इक्वल टू 1 हो गया। अब रेशियो पूछता है, तो 1/4 को हमने प्लस कर दिया तो ये आ गया 2/4, तो 2/4 से हो गया 50%, क्लियर। मेंटल नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैथ सिखा रहा हूं, ध्यान रखना। अब पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जब मटेरियल खोला गया तो यू फाइंड, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर्स। Why there are different kind of textures? ये नहीं पता क्यों different kind of textures हैं। So what you will do? You will go for the test class. Test class, हाँ, एलील टेस्ट करोगे कि इनका ट्रांसमिशन जीन का हुआ कैसे। What is the प्योरिटी लेवल, ठीक है। तो अगर टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या हुआ, एक प्योर वर्सेस एक हाइब्रिड। जब इसका क्रॉस करा दोगे, देन व्हाट विल हैपन,
दिस इज कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस। क्यों? क्योंकि प्योर को हाइब्रिड से कराओगे तो ऑलवेज यू विल फाइंड व्हाट, क्या मिलेगा आपको? होमोजाइगस डोमिनेंट वर्सेस हाइब्रिड, होमोजाइगस रिसेसिव वर्सेस हाइब्रिड। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। सो अब यहां पे देखो टेस्ट क्रॉस कराई हमने, तो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हियर, टेस्ट क्रॉस कराई, ये क्या थी? प्योर। व्हाट इज दिस? दिस इज ए प्योर एंड दिस इज ए हाइब्रिड। तो इसका जो रिजल्ट आया दैट वाज वेरी यूनिक। वो रिजल्ट यूनिक क्यों था? बिकॉज इन द टर्म ऑफ फिनोटाइप ऑल वेयर अराउंड, but the genotype ratio was 1:1. So can you explain this? Why this was 1:1? Earlier you got 3:1 by Punnett square. यहाँ पे you are getting 1:1. So why all the phenotypes are all alike? What it indicates? No idea? अरे सीधा सीधा दिख रहा है, प्योरिटी, प्योर से कराया ना, प्योर से करा दिया हाइब्रिड को। तो अभी क्या है कि एक जीन तो कंपलसरी गई सब में, एंड व्हाट इज दैट, डोमिनेंट वाली जीन सब में चली गई। दैट्स वाई अगर पुनेट स्क्वायर भी फॉलो करो रूल को हाइब्रिड को, तो ये हो गया 1/4 1/4 1/4 1/4। तो अगर फिनोटिपिकली देखोगे तो ऑल आर डोमिनेंट, तो 4/4 इक्वल टू कितना हुआ? 1 हुआ, ठीक है। और अगर इन टर्म ऑफ जीनोटाइप देखो, ठीक है, तो ये देखो ये हाइब्रिड है और ये रही हाइब्रिड, तो हाइब्रिड 2/4 हुई और प्योर डोमिनेंट 2/4, तब भी ये क्या हुई 1/2:1/2, यानी 1:1, ठीक है ना। तो बाय टेस्ट क्लास यू व्हाट यू कैन कंक्लूड, यहां पे क्या कंक्लूड करोगे कि इफ द ट्रेट इज प्योर, इफ द, हाँ नहीं प्योर को टेस्ट कर रहा है ना, हाइब्रिड तो एक हमेशा ही रहेगा, प्योरिटी का टेस्ट है ना। प्योरिटी में ये टेस्ट कर रहे हैं कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, उनको पता नहीं है ना, प्योर तो ले लिया, प्योरिटी में 2 होगी ना, एक तो डोमिनेंट हो गई एक रिसेसिव होगी। अगर मान लो ये रिसेसिव होती फिर यहां पे क्या होता, इसका जो गैमेट बनाया RR बनाया और इसका जो गैमेट बनाया RR बनाया, स्मॉल आर कर लो, स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हो जाता स्मॉल आर, ये काट दो और ये भी काट दो, ये हो जाता स्मॉल आर, और ये क्या हो जाता स्मॉल आर कैपिटल आर, और ये भी क्या हो जाता स्मॉल आर, ठीक है। तब भी रेशियो वही रहता है, ठीक है ना। और जीनोटाइप रेशियो फिनोटाइप रेशियो सारा एक जैसा ही रहता है, बट ये पता लग जाता कि ये जो दोनों आए, एक रिसेसिव आया कंप्लीटली, इसका मतलब उसका पेरेंट्स जो था वो टोटली प्योर रिसेसिव था, तो या प्योर डोमिनेंट होगा या प्योर रिसेसिव होगा, इसका टेस्ट करोगे। बट देयर इज नो चेंज इन द जीनोटिपिक रेशियो एज वेल एज द फिनोटिपिक रेशियो। ये क्लियर हो गया?
तो होमोजाइगस वर्सेस हेटेरोजाइगस ऑफ स्प्रिंग 50% होमोजाइगस 50% हेटेरोजाइगस phenotype ratio 1:1 called test cross because the offspring have same genotype as phenotype. ठीक है, तो ये रहा मेंडल्स का लॉ. तो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस ऑफ मेंडल? So what he concluded that inheritable factor are there. Later this inheritable factor were called as genes because at that time, Mendel time, there was no concept of gene. So he called all these things as a factor. The Mendel factor were later on were identified as a gene, and one gene coming from the father and one gene coming from the मदर फादर से आ रहे हैं, दे फॉर्म द एलील टुगेदर, दे फॉर्म द एलील एंड दिस एलील डिसाइड ट्रेट. तो इट मीन्स ईच ट्रेट हैव हाउ मेनी जीन्स? 2 जीन्स. ठीक है, तो दिस 2 जीन्स में बी होमो, दिस में भी हेटेरो. तो होमो होगा तो प्योर होगा और हेटेरो होगा तो दिस इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड. ठीक है, अब पूरा इंडिया ऑनलाइन पढ़ेगा. अभी कोई नहीं कहे. पहले मेरे पास बहुत फोन आते थे, सर ऑफलाइन ही पढ़ना है, बिकॉज वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. मैंने उनको बहुत समझाया, हमने कहा भाई देखो ऑनलाइन का ही ट्रेंड आ रहा है, देख सेड दैट कि मुझे समझने में दिक्कत आएगी. हमने कहा भाई टीचर शुड बी गुड, देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. तो व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस? वेरी सिंपल, दे आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेट, है ना, बिकॉज व्हाट वी हैव सेड, अभी हमने क्या कहा था about the trait. So allele deciding the traits, and for traits there are 2 genes. One gene is dominant and other gene may be recessive. So that's called as the dominance. Dominance means if the dominant gene is there, right, if the dominant gene is there, then always dominant will decide the phenotype. So that is called as the law of dominance. Law of dominance. तो law of dominance में देखोगे there are 3 जीनोटाइप. एक तो प्योर डोमिनेंट, प्योर रिसेसिव, और प्योर रिसेसिव में अलग ही कैरेक्टर आ गया है. लेकिन जहां जहां भी डोमिनेंट जीन था, एक भी जीन था, तो दे वेर फॉर्मिंग ए सिंगल फिनोटिपिक कैरेक्टर, दैट इज एक भी अगर है. ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी. दैट वाज द law of dominance. And then there is a law of segregation. Law of segregation said that there is a formation of gamete, है ना. So वो कहते हैं trait decided by 2 genes. Formation of gamete A response, the 2 alleles responsible for a trait, है ना. The allele for a trait are then recombined at fertilizer producing the genotype for a trait of the offspring. ठीक है ना. For example, this is a tall and short female parent. तो female parent is forming 2 gametes, है ना, 50-50%, and then male parent 2 gametes. Then you are getting the phenotypic ratio. This is called as the law of segregation. Segregate हो गए. Now what is the
law of independent assortment. This is the most important law. Why? Why this is most important? So what this law say? Allele for different traits. Allele for different traits are distributed first, and this distribution is independently of one another. This law can be illustrated using dihybrid cross. ठीक है. And what is the dihybrid cross? A breeding experiment that tracks the inheritance of two traits. And in the Mendel's law of independent assortment, each pair of allele segregate independently during gamete formation. तो कितने गैमेट बनेंगे उसका फार्मूला बता दिया. ठीक है. द फार्मूला विल बी 2 के पावर n. चलो इसको लगा के देख लेते हैं. पिछली बार आया भी था कि a b b, इसका कितना गैमेट बनेगा? तो n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट. कितने हेट्रोजाइगोट है? 2. कितने हेट्रोजाइगोट है? 2. तो कितना गैमेट बनेगा? 4 गैमेट्स पॉसिबल. 4 गैमेट्स पॉसिबल. अब इसमें ढेर सारा दिया था, पता है तुमको? a b b c c d d, है ना? e e. अब इसमें बताओ कितने बनेगा? इसमें तो बनेगा नहीं. 1 2 2 ही हुआ. तो इसमें टोटल कितने गैमेट बनेंगे? 2 के पावर n, है ना? कितना बना? 2 का 2 4. और इससे एक ही बनेगा ना, कैपिटल A C और स्मॉल d. तो 3 इधर, है ना? तो टोटल कितने गैमेट बने? 7. होमोजाइगोट से 1 बनेगा. हेट्रोजाइगोट से फॉर्मूला लगा सकते हो. चलो इसमें कितना बनेगा? 4. नीचे वाले में कितना बनेगा? कैलकुलेट करके रखो, अभी आंसर भी आएगा. इसमें तो 4 क्लियर है. 2 के पावर 2. इसमें कितना बनेगा? यही सब ऐसे ही सवाल आया था CSR में. 1 आया, 2 आया हाइब्रिड. 2 हाइब्रिड आया तो 2 के पावर 2 हो गया 4. इससे बना 1, लेकिन 3 हो गया ना. ये हाइब्रिड तो ये भी है, तो ये हो गया 2 × 2 × 2 हो गया 8. और बना इससे 1, तो टोटल होना चाहिए 9, है ना? देख लेते हैं. लेकिन 8 ही आएगा गैमेट. 8 ही आना चाहिए. लेट मी सी इट. एट गैमेट बनाना. ठीक है. 9 नहीं बनाना. वो फार्मूला यही लगेगा. जितने इसको काट दो. हाँ, इसको काट दो. जितने हेट्रोजाइगोट से बस उन्हीं को काउंट करना है. ठीक है. बड़ा अच्छा वो सवाल था, हमने स्किप कर दिया. वो तुम लोग लगाओ जरा. ये अच्छा दिख नहीं रहा है. मैं लिख देता हूँ क्या दिख रहा है. तो वेरी इंटरेस्टिंग. ये मैथमेटिकल, एक्चुअली दिस इज मैथमेटिकल साइंस. बनाओ फटाफट इसका. एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये कट गया, ये कट गया, 4 हो गया, कट गया, ये 5 हो गया, और ये हो गया 6. तो 2 के पावर हो गया 6.
2 की पावर 6 देखो लिखा है ना, 2 की पावर 6 यानी 64 गैमेट्स। तो आपने आज एक माइलस्टोन अचीव कर लिया, गैमेट का कैलकुलेशन आ गया आपको, राइट। तो जब भी पूछा जाएगा तो अब आपकी मिस्टेक नहीं होगी, आई एम श्योर। नाउ सी फॉर द डायहाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें फटाफट गैमेट बना सकते हो ना, दिस इज अ पेरेंट्स क्या थे, ये थे आर आर वाई वाई इन्हें क्रॉस कराया तो ऑल पॉसिबल गैमेट कॉम्बिनेशन इजीली बना सकते हो विदाउट एनी मिस्टेक, ठीक है। देन यूनिट स्क्वायर के बाद यू कैन फिल। अब जो आप देखोगे जो क्वेश्चन आ रहा है CSIR में, दिस इज रिलेटेड टू डायहाइब्रिड क्रॉस। So they are asking you the observed versus expected, observed and expected। ऑब्जर्व आपको दिया रहता है ये CSIR में, ऑब्जर्व आपको इसका नंबर दिया रहेगा 1900 है ना, ऐसे करके दिया रहेगा। देन यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एंड देन यू हैव टू टेल द दिस रेशियो। वो फार्मूला भी बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट दैट थिंग। तो दिस इज, इसमें कुछ बताना है, आई थिंक दिस इज क्लियर है ना। 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ये कितने हो गए, 64 हो गए, नहीं 4 और 4 16 हो गया ना, 4 × 4 16। तो 16 से कैलकुलेट करोगे आप, ये कितना हो गया, ये तो हाइब्रिड नहीं हुआ ना, ये सिंगल हुआ। डोमिनेंट कितने हुए, एक ही डोमिनेंट हुआ ना, रिंकल्ड ग्रीन एक ही हुआ, रिंकल्ड ले लो, राउंड ग्रीन दो तरह के हो गए ना, डोमिनेंसी देखनी पड़ेगी। राउंड येलो 9, तो राउंड में मतलब कैपिटल, एक आर होना चाहिए एक वाई होना चाहिए। तो एक ये हो गया, 2 3 4 5, ये काट दो, 6 हो गया है ना, ये काट दो, फिर 7 है ना, 8, ये काट दो, ये काट दो, और हो गया 9, ठीक है, बात समझ गए। तो ये 9 हो गया। बाकी बचा ये कटा जो हमने, ये वाले 1 2 आर आर, जहां देखो सिंपल आर आर, बस सिंपल आर आर, ये हो गया 3, ठीक है। तो इसलिए 9:3:3:1 ये हमेशा याद रखना, दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो। +2 में ये सब थोड़ी नहीं पढ़ाया जाता, आपको रटने को बोला जाता है, रटो। इवन MSc में नहीं पढ़ाता कोई यूनिवर्सिटी वाला है, कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ाता MSc में बहुत अच्छे से पढ़ाए तो नेट निकल ही जाए, नेट की प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर इनका टेस्ट क्रॉस करेंगे है ना, टेस्ट क्रॉस करेंगे, देन यू कैन सी द पॉसिबल रिजल्ट्स। डोमिनेंस एग्रीगेशन इनकम्प्लीट कर ये पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, ठीक है। चलो, थैंक यू, गुड नाइट।